मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हिंदी व्याकरण में हमारा आज का प्रकरण है समास। समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। समास की उत्पत्ति कम से कम शब्दों में वही अर्थ प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है सम प्लस आस, यानी पास बिठाना, शब्दों को पास बिठाना। इसके अर्थ को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना समास कहलाता है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है या विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्हों या शब्दों का लोप करके शब्दों के मेल से बने पद या शब्द को समास या समस्त पद कहते हैं। विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं और उन्हें अलग करने को विग्रह कहते हैं। जैसे संधि में शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहा जाता है, उसी तरह समास युक्त पद को अलग अलग करने को विग्रह कहा जाता है। समास युक्त पदों का विग्रह करते समय लोप हुए या हटाए गए विभक्ति चिन्हों या प्रसर्ग चिन्हों को पुनः लगा दिया जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए को हटाने पर रसोई घर, ये समास बन गया, समास युक्त पद जिसको समस्त पद कहते हैं। विद्या के लिए आलय, विद्यालय, ये समस्त पद बन गया। इसका विग्रह करने पर वापस ये विभक्ति चिन्ह के लिए लगा देंगे तो विद्या के लिए आलय, ये इसका विग्रह है। नौ रत्नों का समूह, इसका समस्त पद बनेगा नवरत्न, और नवरत्न का अगर विग्रह करेंगे तो बनेगा नौ रत्नों का समूह। कमल के समान नयन, इसका समस्त पद है कमल नयन। समस्त पदों में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास के भेद, समास में जिन दो शब्दों या पदों का मेल होता है उनके अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से चार भेद किए जाते हैं। पहले शब्द या पद का अर्थ प्रमुख हो वह अव्ययी भाव समास होता है। जिस समाज में दूसरे शब्द या पद का अर्थ प्रमुख हो वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के पुनः दो स्वतंत्र भेद माने जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन दोनों में भी दूसरे पद का या दूसरे शब्द का अर्थ प्रमुख होता है। जिस समाज में दोनों शब्द प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है, और दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है वह बहुब्रीहि समास होता है। इस प्रकार हिंदी में समास के मुख्य रूप से छह भेद माने गए हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। अब हम इन समासों का एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला अव्ययी भाव समास, इसमें पहले पद का अर्थ प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद या शब्द प्रायः अव्यय होता है। अव्यय या अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका भाषा प्रयोग में लिंग वचन कारक आदि के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में उपसर्गों को अव्यय पद माना जाता है, इसलिए उपसर्ग से बने समास भी अव्ययी भाव समास होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले यानी शुरू में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो उन्हें भी अव्यय माना जाता है। अतः जिस समास का पहला यानी पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। समस्त पद का पहला पद अव्यय होने से समस्त पद अव्यय बन जाता है। जैसे समस्त पद का पहला पद अव्यय होने से, जैसे प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग लगने से ये पूरा समस्त पद अव्यय बन जाता है। लाजवाब में ला उपसर्ग लगने से लाजवाब, ये अव्यय बन गया। अब अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। समास शब्दों को या समास युक्त पदों को समस्त पद कहा जाता है, और समास में जिन शब्दों का पदों का या विभक्तियों का लोप होता है उन्हें पुनः लगाकर जो विस्तार किया जाता है उसे समास का
विग्रह कहा जाता है। जैसे ये समास पद है अकारण यानी बिना कारण के, विग्रह करने पर बिना कारण के। अभूतपूर्व समास को विग्रह करेंगे तो जो पूर्व में नहीं हुआ हो वह अभूतपूर्व होता है। यथा संभव, जैसा या जितना संभव हो। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। भरपेट, पेट भरकर। ये समस्त पद समास हैं और इनके सामने इनका विग्रह किया गया है। लाजवाब, जिसका जवाब न हो। ला इलाज, जिसका इलाज न हो। प्रतिदिन, हर दिन, रोजाना। यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण देखिए। समास और उनके विग्रह। समस्त पद और विग्रह। बेखबर, बिना खबर के। बेचैन, बिना चैन के, जिसे चैन न हो। निष्फल, फल से रहित। निर्जल, जल से रहित या जल के बिना। आजीवन, जीवन भर। नासमझ, बिना समझ के। नालायक, जो लायक न हो। निर्विकार, बिना विकार के। निर्विवाद, बिना विवाद के। प्रतिघात, घात के बदले घात। प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रेरित क्रिया। प्रतिनियुक्ति, नियमित नियुक्ति के बदले नियुक्ति। सप्रसंग, प्रसंग के सहित यानी प्रसंग के साथ। सशर्त, शर्त के साथ या शर्त सहित। सकुशल, कुशलता के साथ। सार्थक, अर्थ के सहित या अर्थ के साथ। हिंदी में कुछ आवृत्ति प्रधान ऐसे शब्द होते हैं जो अव्यय न होते हुए भी अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे रातों रात, रात ही रात में। घर घर, घर के बाद घर। एक एक, एक के बाद एक, इस तरह। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें पहला यानी पूर्व पद गौण और दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता कारक व संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक के कारक चिन्हों यानी विभक्ति का लोप हो जाता है और समास का विग्रह करने पर विभक्ति को उन्हें जोड़ दिया जाता है। कारक 8 होते हैं। 8 में से 2 कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो शेष 6 कारक है, इन 6 कारकों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इसमें समाज में को का लोप हो जाता है और इस समास का विग्रह करने पर को उन्हें जोड़ दिया जाता है। ये समास और इनके विग्रह हैं। इन सब में विग्रह करने पर को लिखा हुआ है और समास करने पर को का लोप हो जाता है। जैसे अब इनके उदाहरण देखिए। शरणागत, शरण को आया हुआ। चिड़ीमार, चिड़ी को मारने वाला। सर्वप्रिय, सर्व यानी सबको प्रिय। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। सर्वज्ञ, सर्व यानी सबको जानने वाला। नरभक्षी, नरों यानी मनुष्यों को खाने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। विग्रह करने पर को विभक्ति चिन्ह वापस जोड़ दिया जाता है और समास में इनका लोप हुआ है। दूसरा तत्पुरुष समास है करण तत्पुरुष समास। इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो जाता है और इस समास का विग्रह करने पर इन्हें उन्हें जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखिए। ये समास है समस्त पद और विग्रह। विग्रह में के द्वारा या से लिखा हुआ है लेकिन समास में इनका लोप हो गया है। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। आंखों देखी, आंखों के द्वारा देखी हुई या आंखों से देखी हुई। स्वचिंतन, स्वयं के द्वारा चिंतन। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। श्रम साध्य, श्रम से साध्य या सिद्ध होने योग्य। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त।
मदांध, मद से अंधा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान किए गए, धन रहित, धन से रहित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। इन सभी में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है और विग्रह करने पर इन्हें पुनः लिखा गया है। तीसरा तत्पुरुष समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक के कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है और जब इस समास का विग्रह किया जाता है तो के लिए पुनः लिख दिया जाता है। तो समास बनाते समय के लिए का विलोप और विग्रह करते समय पुनः लिखना। इसके उदाहरण है जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गौशाला, गाय के लिए शाला, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। और समास बनाते समय माल गोदाम ये के लिए हट गया और विग्रह करते समय वापस जोड़ दिया गया। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, जनहित, जन के लिए हित, सभा भवन, सभा के लिए भवन। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देवालय, देव के लिए आलय, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च, घर खर्च, घर के लिए खर्च, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। चौथा तत्पुरुष समास है अपादान तत्पुरुष समास। समास बनाते समय अपादान कारक के कारक चिन्ह से जो अलग होने के अर्थ में होता है उसका लोप हो जाता है और विग्रह करने पर वापस लगा दिया जाता है। ये समस्त पद है। समास, समसिक शब्द या समस्त पद, इनमें से का लोप हुआ है और इनका विग्रह करने पर से को पुनः लिखा गया है। ये कुछ उदाहरण देखिए, जैसे धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, शोभाहीन, शोभा से हीन या विहीन, भाग्यहीन, भाग्य से हीन, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, गुण रहित, गुण से रहित, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पांचवा तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें समास बनाते समय संबंध कारक के कारक चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है और विग्रह करने पर उन्हें लगा दिया जाता है। समस्त पद यानी समास और विग्रह इनको अलग अलग करना। जैसे कन्यादान, कन्या का दान, सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष, गंगा जल, गंगा का जल, जलधारा, जल की धारा, पशु बलि, पशु की बलि, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, राजभाषा, राज्य यानी शासन की भाषा, कर्मयोग, कर्म का योग, शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्रानुसार, शास्त्र के अनुसार, मन है स्थिति, मन की स्थिति, मातृभाषा, मातृ की भाषा, शांति दूत, शांति का दूत, देशभक्त, देश का भक्त, रक्तदान, रक्त का दान, भूकंप, भू यानी पृथ्वी का कंप। छठा तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें समस्त पद या समास बनाते समय अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में और पर का लोप हो जाता है और इसका विग्रह करने पर इन्हें लगा दिया जाता है। जैसे समस्त पद यानी समास पद है नरश्रेष्ठ यानी नरों में श्रेष्ठ, कविराज, कवियों में राजा, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, देशवासी, देश में वास करने वाला या निवास करने वाला, वनवासी, वन में वास करने वाला, आप बीती, आप पर बीती यानी स्वयं पर बीती, आत्मनिर्भर, आत्म यानी स्वयं पर निर्भर यानी जो दूसरों पर निर्भर न हो, स्वयं पर निर्भर हो वो आत्मनिर्भर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, देवाश्रित, देव पर आश्रित, धर्मरथ, धर्म में रथ, जलमग्न, जल में मग्न। यह है 6 कारकों के आधार पर 6 तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास की तरह ही इस समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसको
तत्पुरुष समास का एक उपवेद भी माना जाता है और स्वतंत्र रूप से कर्मधारय समास भी माना जाता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों, पहले पद व दूसरे पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अभी विशेषण विशेष और उपमान उपमेय क्या होते हैं, थोड़ा इनको समझ ले पहले। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम किस प्रकार की है, उसके गुण दोष प्रकार जिससे पता लगे वो सब विशेषण होते हैं। विशेष से वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। जैसे वीर बाला, इसमें पहला पद वीर और दूसरा पद बाला है। वीर विशेषण है और बाला विशेष है। बाला की विशेषता है वीर, तो ये विशेषण और विशेष्य का संबंध है इनमें। नील कमल, कमल विशेष है, कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल कैसा है, नीला, नीला है जो कमल, तो नील ये पहला पद विशेषण है और कमल विशेष्य है। इसी प्रकार उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाती है या तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। और उपमेय जिसे उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। जैसे कमल नयन, तो कमल उपमान है और नयन उपमेय है, यानी नयनों को उपमा दी जा रही है कमल की, तो उपमान और उपमेय का संबंध है ये पहला पद और दूसरे पद में। ऐसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, तो ये चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है, इसको उपमा देना कहते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, जो इन उदाहरणों में है। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, इनमें पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य से बने समास व उनके विग्रह के कुछ उदाहरण हैं। समस्त पद और विग्रह, ये समस्त पद है, इनमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। खाद्यान्न, खाद्य है जो अन्न। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। महासागर, महान या बड़ा है जो सागर। रक्त कमल, रक्त यानी लाल है जो कमल। नीलांबर, नीला है जो आकाश यानी नीला आकाश। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी जो वस्त्र पीला है। यहाँ अंबर के अलग अलग अर्थ हैं। ये नीलांबर में अंबर का मतलब आकाश है और पीतांबर में अंबर का मतलब वस्त्र है। वीर बाला, वीर है जो बाला यानी जो लड़की बहादुर है। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। बहुसंख्यक, बहुत है जो संख्या में। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में यानी जो संख्या में कम हो। सुयोग, अच्छा है जो योग। परमात्मा, परम है जो आत्मा। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार यानी बुरा आचार, बुरा आचरण। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचरण। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ है जिसकी प्रतिज्ञा यानी जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। सन्मार्ग, सत्य यानी अच्छा जो है मार्ग। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। दुष्कर्म, दूषित यानी बुरा है जो कर्म। व्यंग्यार्थ, व्यंग्य है जिस अर्थ में। समास का अर्थ ही संक्षिप्तीकरण है, यानी अधिक शब्दों का अर्थ एक ही पद में प्राप्त हो वो समास होता है। कर्मधारय समास के उपमान उपमेय से बने समास व उनके विग्रह के उदाहरण। समास में दो पद मिले हुए होते हैं, जैसे मृग और नैनी, चंद्र और वदन, पहचान और हृदय। इन दोनों पदों में पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान जिससे उपमा दी जाती है और उपमेय जिसको उपमा दी गई है। मृग नैनी, ये समस्त पद है यानी समास। इसका विग्रह है मृग के नैनों के समान, नयन यानी नेत्र वाली। चंद्र वदन यानी चंद्रमा के समान, वदन यानी मुंह। बदन शरीर होता है और वदन का मतलब मुंह होता है।
चंद्र यानी चंद्रमा उपमान है और मुह उपमेय है। पाषाण हृदय, पाषाण यानी पत्थर के समान, और हृदय यानी जिसका हृदय पत्थर के समान हो। तुषार धवल, तुषार यानी बर्फ और धवल यानी सफेद। तुषार धवल का मतलब है तुषार यानी बर्फ के समान सफेद। चंद्रमुखी, चंद्र उपमान है और मुखी उपमेय है, यानी चंद्रमा के समान मुख वाली। कमल नयन, कमल के समान नयन। लोह पुरुष, लोहे जैसा यानी कठोर या शक्तिशाली है जो पुरुष। कुसुम कोमल, कुसुम यानी फूल के समान कोमल। उपमेय की उपमान से तुलना करने में उन्हें समान मानने के स्थान पर एक ही मान लिया जाता है, उसे रूपक कहते हैं। रूपक वाले समासों में पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। उपमेय उपमान से बने समास व उनके विग्रह के उदाहरण हैं। अभी जो आपने पहले देखे थे उसमें समास का पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता था। रूपक में इससे उल्टा है, इसमें पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह। नरसिंह यानी सिंह रूपी नर। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। संसार सागर, सागर रूपी संसार। कर कमल यानी कमल रूपी कर, कर का मतलब हाथ यानी कमल के समान हाथ। देह लता यानी लता रूपी देह। चरणारविंद, अरविंद रूपी चरण, अरविंद कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। अरविंद रूपी चरण यानी कमल के समान चरण। मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख यानी कमल के समान मुख। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा पूरे समास से समूह का बोध होता है। तत्पुरुष समास की तरह ही इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसे तत्पुरुष समास का एक भेद भी माना जाता है और स्वतंत्र रूप से अलग समास भी माना जाता है। द्विगु समास के कुछ उदाहरण देखिए। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। एकांकी, एक अंक का नाटक। इकलौता, एक ही है जो। दुमंजिला, 2 है जिसकी मंजिलें। दुपहिया, 2 है जिसके पहिए। दोपहर, 2 प्रहर के बाद का समय। द्विवेदी या दुबे, 2 वेदों को जानने वाला। इसी तरह त्रिवेदी होते हैं, 3 वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी या चौबे, 4 वेदों को जानने वाला। दुगुना, 2 बार गुना। इन सभी में पहला पद संख्यावाचक विशेषण है सभी समासों में। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाली आकृति, ये त्रिभुज है। इसी प्रकार चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली आकृति होती है। पंचभुज, 5 भुजाओं वाली आकृति होती है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। तिकोना, 3 कोनों वाला। तिराहा, 3 रास्तों का संगम। इसी प्रकार चौराहा, 4 रास्तों का संगम होता है। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम होता है। तिरंगा, 3 रंगों वाला। चौकोर, 4 कोनों वाला। पचरंगा, 5 रंगों वाला। इसी प्रकार सतरंगा, 7 रंगों वाला होता है। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। इसी प्रकार षड रस भी होते हैं, 6 रस। षटकोण, 6 कोणों वाला। षटकोण की तरह ही अष्टकोण भी होता है, अष्टकोण 8 कोणों वाला। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। द्विगु समास के कुछ और उदाहरण देखिए। सतसई, 700 पद्यों का समूह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। इसी तरह अष्टाध्यायी होती है, 8 अध्यायों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। भुवन मतलब लोक ही होता है, त्रिलोक की जैसे त्रिभुवन होता है। दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सहस्त्राब्दी, सहस्त्र यानी 1000 वर्षों का समूह। द्विगु समास के कुछ समस्त पदों में संख्यावाचक विशेषण पहले पद की बजाय दूसरे पद में होता है। जैसे पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह। लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह। 5वां समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद
समान रूप से प्रदान होता है। इनमें और, अथवा, या, एवं, तथा आदि शब्दों का लोप हो जाता है और विग्रह करने पर ये प्रकट या प्रस्तुत हो जाते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये कुछ उदाहरण है समस्त पद और विग्रह। दाल रोटी, दाल और रोटी। और शब्द का लोप हुआ है समास में, विग्रह करने पर लग गया। फल फूल, फल और फूल। दिन रात, दिन और रात। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। देश विदेश, देश और विदेश। लेन या देन, या लेना और देना। पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। अन्न जल, अन्न और जल। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। इसका छोटा या बड़ा भी हो सकता है। सुख दुख, सुख और दुख, या सुख या दुख। नर नारी, नर और नारी। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। जल थल, जल और थल। दूध दही, दूध और दही। एक दो, एक या दो। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे जन्म मरण, आना जाना, यश अपयश, हानि लाभ आदि। छठा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद, दोनों पद ही गौण होते हैं, अर्थात दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम रंग है जिसका, अर्थात कृष्ण। इसमें दोनों पद घन और श्याम, इनका शाब्दिक अर्थ प्रधान नहीं है। घन का मतलब बादल और श्याम का मतलब है सांवला, यानी हल्का काला रंग। इनका शाब्दिक अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ कृष्ण प्रधान है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। गजानन यानी गज के समान आनंद। गज यानी हाथी के समान, आनंद यानी मुंह, हाथी के समान मुंह वाले गणेश जी। गज के समान आनंद वाले यानी गणेश जी, जिनका मुंह हाथी के समान। दस आनंद, 10 है आनंद यानी मुंह जिसके रावण। त्रिलोचन, 3 है लोचन, लोचन मतलब नेत्र, 3 है नेत्र जिसके शिव। त्रिलोचन की जैसे त्रिनेत्र भी शिव जी का नाम है, जिनके 3 नेत्र हैं वो शिव जी। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती। इसी तरह शूल पाणी भी होता है, शूल है जिनके हाथ में, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला यानी कृष्ण। इसी तरह हलधर भी होता है, हल को धारण करने वाले, बलराम। चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके यानी मुंह, 4 मुंह है जिसके, ब्रह्मा। हंस वाहिनी यानी हंस है वाहन जिसका, सरस्वती। समास में विग्रह करना महत्वपूर्ण होता है। विग्रह के अंतर से एक ही समस्त पद के एक से अधिक समास हो सकते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली आकृति, तो ये द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण है। और चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनके, विष्णु, ये बहुव्रीहि समास है। इसमें इसके शाब्दिक अर्थ के अलावा अन्य अर्थ विष्णु निकलता है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। इसी तरह पीतांबर, इसके भी 2 समास बन सकते हैं। अब विग्रह करने के तरीके से ही पता चलता है कि ये कौन सा समास है। पीतांबर, पीत है जो अंबर यानी पीला है जो वस्त्र, तो ये कर्मधारय समास है। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। और पीतांबर, पीत है अंबर जिनके यानी पीले हैं वस्त्र जिनके, वह है विष्णु। ये बहुव्रीहि समास है। संधि और समास देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों में शब्द शब्दांशों को मिलाना और अलग करने की क्रिया होती है, लेकिन इनमें स्पष्ट अंतर है, उसको समझना आवश्यक है। संधि व समास में अंतर। समास में 2 पदों या शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, जिससे यानी संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। संधि का संधि विच्छेद किया जाता है और समास का विग्रह यानी विस्तार किया जाता है। संधि में किसी भी वर्ण या शब्द का लोप नहीं होता, जबकि समास में किसी न किसी शब्द का लोप होता है, यानी उस शब्द को हटा दिया जाता है और विग्रह करने पर वापस जोड़ा जाता है। संधि विच्छेद करते समय शब्दों या शब्दांशों के बीच ये प्लस यानी जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है, जबकि समास का विग्रह करते समय लोप हुए शब्दों को
जोड़ दिया जाता है।